क्लास 12th का है जिसमें हम डिटरमिनेंट का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 में पहुंच चुके थे और वहां पे हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर किया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, पार्ट 2 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 12 से हमें करना होगा क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम सीख चुके थे इनवर्स को निकालने का मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 12, A and B matrix are given. We have to verify that AB का whole inverse is equal to B inverse multiplied by A inverse। तो बच्चों काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका आपको हिंट दे रहा हूं। AB को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे कुछ मान लेंगे। जैसे मान लो आपने इसे P एज्यूम कर लिया, फिर जो भी P आपको मिल जाएगा उसका आपको इनवर्स निकालना है। राइट हैंड साइड में आपको B मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, A का इनवर्स निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन 13 की, 13, 16 एंड 15, ये तीनों क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल एक जैसा होगा। तो मैं इसमें आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन कवर कराऊंगा 16, जिससे आप 13 भी कर पाएंगे। 14 क्वेश्चन का भी बच्चों मैं आपको यहाँ पे हिंट देना चाह रहा हूँ क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। 14 वाले क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है वो हमें ए गिवन है और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं, वी हैव टू गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए मैट्रिक्स। इस पूरी इक्वेशन में आप यहां पर ए की वैल्यू को लगाएंगे और लगाने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे पूरा ऐड करके, तो आपको इसे 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स। कंपेयर करने के बाद आपको ए और बी की वैल्यू आसानी से मिलने वाली है। सो बच्चों ये काफी सिंपल था, तो मैंने इसका हिंट आपको दे दिया है। नाउ 13th, 15th एंड 16th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन तीनों का क्राइटेरिया एक ही है। तो मैं आपको इसमें बड़ा सा क्वेश्चन कवर कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 3/3 और हमें एक इक्वेशन को वेरीफाई करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले तो हमें वेरीफाई करना होगा ये 0 के इक्वल है और उसके बाद इस प्रकार से, इस तरह से हमें उसका ए इनवर्स निकालना होगा। तो जब भी हमें वेरीफाई करने के बाद इनवर्स निकालना होगा तो उसका मेथड वो नहीं है जो हमने पढ़ा, यानी हमें यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन के यूज से ही इनवर्स को निकालना होगा। तो बच्चों कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो हमें यहां पर गिवन है एक इक्वेशन a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर इसे 0 प्रूफ करना होगा और जब ये 0 प्रूफ हो जाएगा तो हमें इनवर्स निकालना है जो इसी इक्वेशन से निकलेगा। तो पहला काम तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें a क्यूब a स्क्वायर इनकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। a क्यूब अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको a स्क्वायर निकालना होगा, जिसका मतलब होगा a इंटू a। और जब आपका a स्क्वायर मिल जाएगा देन आप a क्यूब को फाइंड कर लेंगे, जिसे निकालने का तरीका होगा a स्क्वायर इंटू a। तो आसानी से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, आप a क्यूब और a स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। जब आपका a क्यूब आ जाए, a स्क्वायर आ जाए, इस पूरी इक्वेशन में आपको ये वैल्यू को पुट करना होगा। I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और I का वही ऑर्डर होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्योंकि यहां पर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है बच्चों, तो I को भी आपको 3/3 ऑर्डर का ही लेना होगा। सारी वैल्यू को आप पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है 0। तो ये काम बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं इसके आगे के स्टेप करवा रहा हूं। तो हमने पुट कर लिया और 0 आ गया। अब हमें ये फाइंड करना है ए इनवर्स और इसमें लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब इक्वेशन के यूज से ही इनवर्स निकलेगा। तो इसका तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, दोनों साइड बच्चों हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 ए इनवर्स इंटू ए, और ये आ जाएगा 11 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। कुछ पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लियर करूंगा जो प्रॉपर्टीज हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ए क्यूब को आपको यहां पे स्प्लिट करना होगा ए और ए स्क्वायर, तो हमने ए तो यहां पे लिख दिया है ए इनवर्स के साथ, और ए स्क्वायर हमने अलग से लिखा। सिमिलरली हम यहां पर ए स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे जिसे हमने लिखा है ए इंटू ए, और एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं आई। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। ए इनवर्स क्या है बच्चों, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, तो अगर हम ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, ए इनवर्स मिलने वाला है। अब किसी भी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी इसकी जगह आ जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर, और इसी तरह से ए इनवर्स इंटू ए जो होगा ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, आई इंटू आई ए मैट्रिक्स। ये बच्चों ऐसी रहेगा 5 इंटू आई और 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। नाउ एक रिजल्ट है जो यहां पर भी लगा, किसी भी मैट्रिक्स और आई को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स रहती है। ए स्क्वायर इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, तो अगर ए स्क्वायर और आई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए स्क्वायर ही मिलना चाहिए, यानी कि यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। इसी तरह आई इंटू ए जो होगा ये ए मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा 5i, ऐसी रहना है ये, और 11 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो बच्चों हम देख सकते हैं हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल चुकी है और हमें फाइंड क्या करना था, ए इनवर्स। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें ए इनवर्स की वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, यानी 11 ए इनवर्स के अलावा सबको आप राइट हैंड साइड में ले जाइएगा। सो आपको मिलने वाला है 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बच्चों, 11 ए इनवर्स, इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6 एंड माइनस का 5i। सो हमें फाइंड करना था ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स कितना आएगा, 1/11 और ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a और माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय i। सो बच्चों हम देख सकते हैं यहां पर ए स्क्वायर हमने निकाल रखा होगा, ये प्रूव करने के लिए ए हमें मालूम है, आई हमें मालूम है, सारी वैल्यू को हम यहाँ पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और 1/11 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का आपने वेरिफिकेशन करा है, उसके बाद अगर लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो आपको पूरा एडजॉइंट वगैरह नहीं निकालना है, आपको इसी तरह से करना होगा। 13th क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा और क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह से होगा। मैं बच्चों आगे मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ है। 17th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है अभी हम पढ़ने वाले, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है if determinant A is not equal to 0, अगर determinant A 0 नहीं होगा then matrix is non singular। so
A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 का है और हमें यहां पर फाइंड करना है एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान से सुनिए। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका ऑर्डर n है, ऑर्डर n का मतलब है n रो और n कॉलम उसमें होंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर n होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A होगा डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें क्या गिवन है? मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यानी n कितना हो गया? 3। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अगर हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 3-1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब इसे जरूर याद कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और जो बच्चों 18 क्वेश्चन है इसमें A इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट हमें यहां पर फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे सुनिएगा पूरे स्टेप। A इंटू A का जो इनवर्स होता है बच्चों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हमने यहां पर क्या करा? इन दोनों का हमने डिटरमिनेंट निकाला, यानी A इंटू A इनवर्स का डिटरमिनेंट और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बच्चों हमने पढ़ी थी, मैं यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं। अगर हमें AB का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो इसका मतलब होगा A का डिटरमिनेंट इंटू B का डिटरमिनेंट। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पे करेंगे। A इंटू A इनवर्स का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब होगा A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और A इनवर्स का डिटरमिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। सो यहां पर I का डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था? A इनवर्स का डिटरमिनेंट मींस A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा ये होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। बुक में आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पे आपका मैच कर रहा है, B, और प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, इसमें भी आपका B ऑप्शन मैच कर रहा था। सो बच्चों यहां तक हमने कवर कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब आपको हर एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए आप बिल्कुल भी इसे वीडियो को स्किप ना करें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। यहां पर हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, यानी जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी वो और जो डिटरमिनेंट हमने पढ़ा वो सबको, जितना भी समझ लीजिए हमने अभी तक पढ़ा है, यहां पर सबका जो है एप्लीकेशन आने वाला है। सो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम गिवन है तो किस तरह से इसके सॉल्यूशन को निकाला जाएगा। और इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि यहां से जो हमें क्वेश्चन मिलेगा ये बोर्ड में आता है ज्यादा मार्क्स का। मान लेते हैं हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, जिसे हम इस तरह से लिख रहे हैं
तो बच्चों ये हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें यहां पर इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो मेथड हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं ये कहलाएगा मैट्रिक्स मेथड। अब किस तरह से मेथड वर्क करता है मैं आपको पूरा स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगा। हम यहां पर 3 मैट्रिक्स को बनाते हैं और हम ऐसा क्यों बनाते हैं इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ये वाली ए मैट्रिक्स बच्चों कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन में x, y और z के कोफिशिएंट से बनती है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा x, y, z का कोफिशिएंट, इसे आपको फर्स्ट रो बना देना है a1, b1, c1। सेकंड इक्वेशन में जो आपको x, y, z का कोफिशिएंट दिख रहा है इसे आपको सेकंड इक्वेशन बना देना है a2, b2, c2 और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है इसे आप बनाएंगे थर्ड रो। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स को यहां पर बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये x, y और z के कोफिशिएंट से बनी है। नाउ अब हम यहां पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम कैपिटल X से डिनोट कर रहे हैं और ये मैट्रिक्स जो है वेरिएबल्स को डिनोट करेगी x, y, z। इसे हमने इसी फॉर्म में क्यों बनाया इसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। नाउ एक और मैट्रिक्स को बनाया जाता है बी मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स डिनोट करेगी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होंगे d1, d2 एंड d3। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया। 3 इक्वेशन हमें गिवन थी, इन इक्वेशन से हमने 3 मैट्रिक्स को बनाया, A बनाई, B बनाई, X मैट्रिक्स बनाई। नाउ जो यहां पर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये मैं आपको यहां पे लिख के बताऊंगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। अब समझना है इसे, ax इज इक्वल टू b क्यों लिखा सुनिए। अगर हम ax को मल्टीप्लाई करें तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। सेकेंड रो में क्या आएगा, a2x b2y c2z एंड सो ऑन, ऐसी थर्ड रो। और इज इक्वल टू में क्या है, बी मैट्रिक्स जिसमें राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, d1, d2 और d3। तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स में d1। ऐसे ही सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो यही रीजन है इन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख पाए, तभी हमने a, x और b को ऐसे ही डिफाइन करा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल तो आपको मालूम ही है, अगर हमने इसका ऑर्डर 3/3 का रखा है तो ये मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसका ऑर्डर यानी इसमें नंबर ऑफ रो 3 होंगे। यही रीजन है कि हमने यहां पे नंबर ऑफ रो को 3 रखा और मल्टीप्लाई करने के बाद ये b के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है, 3/1। तो यही रीजन है a, x और b का ऑर्डर ऐसे ही रखा गया। तो बच्चों यहां तक तो हमने केवल ये समझा कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिख पाएंगे। अब इसके आगे का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से हम वैल्यू को निकाल पाएंगे वो आप सुनिएगा। तो हमने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों साइड बच्चों हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे उससे आएगा ए इनवर्स ax और यहां पर आएगा ए इनवर्स इंटू बी। हम पढ़ चुके हैं ए इनवर्स इंटू ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I इंटू एक्स हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। और I इंटू एक्स का क्या मतलब होगा, x क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है I से तो उतना ही आता है। तो ये हमने x की वैल्यू को यहां पे निकाला
A इनवर्स इंटू बी, और X क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो हमें बच्चों जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, हमें जो उसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर गिवन होगा, यानी कि 3 इक्वेशंस अगर हमें गिवन होंगी, तो उस इक्वेशन से अगर हमें x y z निकालना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x क्या होता है समझ लिया, a क्या होता है समझ लिया, b मालूम है क्या है, a का इनवर्स निकालना है, b से मल्टीप्लाई करना है, x से कंपेयर कर देना, तो आपको क्या मिलेगा? x मैट्रिक्स, जो क्या थी? x y और z। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। a इनवर्स हमने पढ़ा था, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला था बच्चों? a इनवर्स को निकाला जाता था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब ये बताइए, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो क्या इनवर्स निकल पाएगा? क्योंकि डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो इनवर्स हम कहां से निकाल पाएंगे, और इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो x की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो अब हमें यहां पर बच्चों कुछ केसेस को समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट जो केस है वो क्या है? डिटरमिनेंट a अगर 0 नहीं होगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन दिस केस system of equation has unique solution, जिसे निकालने का फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, जो हमने अभी यहां पर पढ़ा। तो पहला काम हमें क्या करना है बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है और देखना है वो 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा इसका मतलब है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे निकाला जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b से। और आपको ये मालूम है, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन। तो अगर डिटरमिनेंट a अगर डिटरमिनेंट a 0 नहीं होगा, इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा बच्चों? कंसिस्टेंट। तो ये था फर्स्ट केस। मैं ये मिटा दे रहा हूं बच्चों थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस ये है, अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया यानी हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है यानी डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया, तब हमें क्या करना होगा? इसके बाद 2 केस बनते हैं, और 2 केस क्या होते हैं देखिए। जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो ईदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा सॉल्यूशन है या नहीं? इसके लिए बच्चों
हमें फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब इसके बाद भी दो कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ adjoint of A into B is not equal to 0, then system of equation is inconsistent। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस क्या है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी 0 के इक्वल आ जाता है बच्चों, तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा ये माना जाएगा कंसिस्टेंट, और इस कंडीशन में होते हैं इनफाइनाइटली many solutions। तो बच्चों मैं फिर से आपको एक बार पूरा बता दूं। फर्स्ट केस ये है, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, यानी कि सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। तो दो केस बन गए, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा यानी उसमें सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या माना जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन का ना होना। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल आ गया बच्चों, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे निकाला जाता है, जब हम इसके क्वेश्चन कवर करेंगे तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, छोटा सा मेथड है, वही हम क्वेश्चन पे इसको क्लियर कर लेंगे। फिलहाल हमारे कोर्स में केवल जो है वो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस ही है, यानी सॉल्यूशन अगर हमें निकालना होगा तो यूनिक ही होगा, जिससे हम निकालेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। लेकिन आपको सारे केस याद करने हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमने पूरा टॉपिक समझा है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, और इसके जब हम 2-3 क्वेश्चंस कवर करेंगे तो याद कर, जो फर्स्ट 2-6 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें करना क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। यानी 1 to 6 क्वेश्चन में हमें केवल इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करना है। इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करने का मेथड अभी हम पढ़ चुके हैं, और इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है या मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, यही डिटरमाइन करेगी सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। गिवन इक्वेशन x plus 2y is equal to 2 and second equation x plus 3y is equal to 3। सो बच्चों, सबसे पहला काम यहां पे करा जाएगा, हम एक मैट्रिक्स को डिफाइन करते थे, और जो हमने कंसेप्ट अभी समझा था वो 3x3 ऑर्डर का था, यानी जब वहां पर 3 इक्वेशंस होंगी और 3 वेरिएबल्स होंगे x y z, लेकिन यहां पर केवल 2 ही वेरिएबल हैं x और y। तो इसके लिए जो यहां पर हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2
2/2 का होगा, जिसमें फर्स्ट रो होगी 1 2 2 और 3। इसके बाद हम यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 2/2 के ऑर्डर में डिटरमिनेंट ए निकालने का मेथड क्या था? डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, इसका मतलब है 3 और -4, जिसे सॉल्व करके ये -1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ए यहां पर 0 नहीं आया। जब डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा तो इस कंडीशन में इक्वेशन मानी जाती है कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो फिलहाल हमें यहां पर निकालना नहीं है, हमें केवल ये बताना है इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या नहीं होगी। क्योंकि डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन कवर करा। एक और क्वेश्चन हम रैंडम ऑर्डर में कवर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। और यहां पर जो थर्ड इक्वेशन है ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहां पर हमें काम करना होगा, जो थर्ड वाली इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में यहां पर आपको दिख रहा है x y z का जो कोफिशिएंट होगा, इसमें a कांस्टेंट भी साथ में आ रहा है। तो दो इक्वेशन तो सही हैं, इस वाली इक्वेशन को हमें चेंज करना होगा। और यहां पर हम एक काम कर रहे हैं, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर लें, तो a से डिवाइड करने के बाद यहां पर ये बन जाएगा 4/a। और अब हम यहां पर फिर से फाइंड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसे निकालने का मेथड होगा जो इक्वेशन यहां पर गिवन है, इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। जैसे फर्स्ट रो में आएगा 1 1 1, सेकंड रो में 2 3 2 और थर्ड रो में 1 1 एंड 2। नाउ कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। और 3/3 के ऑर्डर में हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालते थे। नॉर्मली हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते थे, तो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट ये 1 आएगा, इस रो और इस कॉलम को हमने डिलीट करा, इन दोनों को सॉल्व करना है। 6 - 2 यानी कि 4। इस वाले एलिमेंट में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करा जाता है। ये वाला एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में आया, इसे सॉल्व करेंगे। 4 - 2 मतलब कि 2, और इसके बाद +1। अब इस रो और इस कॉलम को अगर हम डिलीट करेंगे तो 2 - 3 जो आएगा -1 के इक्वल। तो ये बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं 4 - 2 और -1, यानी कि इसे सॉल्व करके आएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। सो हम देख सकते हैं इस केस में भी इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट यहां पर 0 के इक्वल नहीं आया है। तो इन सारे क्वेश्चनों में हमें यही करना है, 1 to 6 चेक करना है कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, जिसके लिए हम डिटरमिनेंट ए को फाइंड कर लेंगे और इसके बाद क्लियर हो जाएगा हमें कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। नाउ 7 to 16 क्वेश्चन तक हम करते हैं पूरा। सबसे पहले बच्चों हम एक बड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का अगर हम एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें 2/2 ऑर्डर के करने में आसानी रहेगी। तो नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, 3/3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन है और रैंडम ऑर्डर में हमें क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन 12, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 3z
is equal to 0 and third equation, तो हमें यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, जिसका फॉर्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल होगा जब हम ये चेक कर लेंगे कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला काम, मैं पूरे स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला काम बच्चों हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स को यहां पे फॉर्म करना होगा। तो ए मैट्रिक्स जो यहां पर है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। इसके बाद आपको डिटरमिनेंट ए सबसे पहले निकाल देना है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि यहां पर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। सो बच्चों हम यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये एलिमेंट यहां पर 1 है, इसे हमने स्किप करा, 1 माइनस 3, इसका मतलब है ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 4। सेकंड वाले एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 1 आएगा। इस वाली रो इसे हमने डिलीट करा, 2 प्लस 3, तो यहां पर बच्चों आएगा 5। देन इसके बाद एलिमेंट 1 है, इसे डिलीट करके 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 4 प्लस 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10, यानी नॉट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन, जिसे निकालने का फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो बच्चों हमें यहां पर a इनवर्स निकालना पड़ेगा। फिर से रिकॉल करें, a इनवर्स कैसे निकलता था, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट क्या था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या थे, माइनर में साइन चेंज करके बनते थे कोफैक्टर। तो अगर हम पहले माइनर निकालें फिर साइन चेंज करें कोफैक्टर बनेंगे, उसके बाद एडजॉइंट, काफी सारे स्टेप हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम निकाल माइनर रहे हैं, लेकिन उसे हम पहले ही कोफैक्टर यानी c से डिनोट कर लेंगे और उसी में ही हम साइन चेंज कर लेंगे। तो हम यहां पर बच्चों डिनोट तो कर रहे हैं c से, लेकिन ये क्या है, ये बच्चों क्या है, माइनर, और इसी में ही फिर से साइन चेंज कर लिया जाएगा, तो ये बन जाएंगे कोफैक्टर। तो C11 क्या होगा, यहां पर जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट a को निकालने के लिए, यही होगा ब्रैकेट वाली टर्म C11, C12 और C13, क्योंकि ये क्या है, माइनर। और अगर हम M11 माइनर निकालते तो कैसे निकलता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते और इन्हें सॉल्व कैसे करते, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है, चेक भी हो जाएगा और एक रो आपको आसानी से मिल जाएगी। जो ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये C11, ये C12 और ये C13, मतलब माइनर है, डिनोट C से करा है। सो बच्चों ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। इसके बाद हम फाइंड करेंगे C21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, इन एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 और ये भी -1, यानी ये हो जाएगा -2। देन इसके बाद फाइंड करेंगे C22। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करा, इनका प्रोडक्ट 1 और माइनस इनका प्रोडक्ट 1, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। देन हम फाइंड करेंगे C23। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट करा, ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 1, सो ये आ जाएगा 2। देन इसके बाद हम फाइंड करेंगे C31, डिलीटिंग थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम फाइंड करेंगे C32,
डिलीटिंग थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम -3 -2 जो बच्चों हमें मिलेगा -5 और इसी तरह से हम निकालेंगे C33। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करा, 1 बीच में माइनस आएगा यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा विच इज 3। तो बच्चों ये क्या आ गए हैं माइनर, डिनोट हमने सी से करा। अब हम इसी में साइन चेंज करेंगे। कैसे? सम करने पे इवन आएगा यानी कोफैक्टर भी यही रहेगा, इनका सम ऑड आएगा तो कोफैक्टर के लिए क्या करते थे माइनस साइन से मल्टीप्लाई, इनका सम करा इवन आएगा इतना ही रहेगा, ये सम ऑड आएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इवन है ये ऑड है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। सो हमने डिनोट सी से करा लेकिन ये माइनर थे और इसी में हमने साइन चेंज कर लिया। एग्जाम में भी आपको बच्चों ऐसे ही करना है, नहीं तो काफी सारे स्टेप्स इसमें हो जाएंगे। हमने फाइंड कर लिए हैं कोफैक्टर। अब इसके बाद क्या फाइंड करा जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। इसके लिए हम कोफैक्टर को इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। याद रखिएगा आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है क्योंकि हमने फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो के अकॉर्डिंगली कोफैक्टर निकाले हैं। तो आपको इस एडजॉइंट में भी ऐसे ही अरेंज करना, तभी आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सही होगा। यानी कि ये 4 -5 और 1, सेकंड रो बनेगी 2 0 -2 और थर्ड रो बनेगी यहां पर 2 5 और 3। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इस पूरे का हमें करना होगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। सो यहां पर ये फर्स्ट रो बन रही है बच्चों, इसे हमने यहां पर फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को हम बनाएंगे यहां पर सेकंड कॉलम, इसी तरह से थर्ड रो को हम यहां पर थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है? एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो अब बच्चों इसको मिटा दे रहे हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद फॉर्मूला हमारे सामने है, ए इनवर्स हमें निकालना होगा और रिकॉल करते हैं इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट कितना आया था? 1/10। एडजॉइंट हमारे सामने आ चुका है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3। सो ए इनवर्स आ चुका। अब हम सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स हमने पढ़ा था बच्चों क्या होता है, ये एक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, जिसे यहां पे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और ये एक कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक ही कॉलम बने। ए इनवर्स आपके सामने ये रहा। एंड इसके बाद हम यहां पर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, और बी मैट्रिक्स होती है बच्चों राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट आए हैं इन कांस्टेंट की मैट्रिक्स, और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। सो बी मैट्रिक्स को यहां पे लिखा जाएगा जो होगा 4 0 और 2। नाउ ये ध्यान रहे कि सबसे पहले हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना। ये नहीं कि आपने 1/10 से पहले इसे मल्टीप्लाई कर लिया फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा फ्रैक्शन में आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, काफी सारी गलतियां होंगी, बहुत मुश्किल होगा। तो ध्यान यहां पे आपको इस बात का रखना है, सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, देन 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर एक रो बनी है और एक कॉलम ही बना है, यानी केवल यही रो इस कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद के अगर और कॉलम होते तो वहां पे भी मल्टीप्लाई करा जाता। तो 4 × 4 ये आएगा बच्चों 16, 2 × 0 ये हो जाएगा 0,
और 2 इंटू 2 4, -5 इंटू -4 -20, ये हो जाएगा 0, और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, देन 1 इंटू 4, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/10 ये आपको मिलेगा 20, और ये आपको मिलेगा -10, ये आपको मिलेगा 10। अब आपको 1/10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कांस्टेंट जब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी 20/10 -1, और यहां पर क्या था, x, y और z। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई हैं, तो यहां पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। एलिमेंट को अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं बच्चों, तो हमें x कितना मिलेगा 2, y हमें मिलेगा 1 और z हमें मिलेगा 1। सो दिस इज द आंसर, जो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। इन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो ये वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब है हमारी वैल्यूज यहां पे सही आई हैं। सो हमने बच्चों ये आपको एक 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन कराया, और अब हम एक 2x2 ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर लें। हालांकि 3x3 को करने के बाद वो करना काफी सिंपल होगा। नाउ रैंडमली एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 9 को कवर कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर केवल 2 ही इक्वेशंस बनी हैं, इसीलिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहां पर बनाई जाएगी, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में केवल 4 एलिमेंट होंगे, 4 -3 3 और -5। यानी जब इसका डिटरमिनेंट निकलेगा तो ये बहुत सिंपल होगा। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करा, जो आएगा -20, बीच में माइनस साइन आता है, और ये माइनस का पहले से है, यानी प्लस का 9, विच इज -11 नॉट इक्वल टू 0, जिसका क्या मतलब हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जिस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। फिर से इनवर्स निकालना है, और इसके लिए एडजॉइंट निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा माइनर। तो हमने बताया था हमें क्या करना है, c से डिनोट कर लेना है, C11 C12 C21 और C22। तो C11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, क्योंकि यहां पे 4 ही एलिमेंट है, तो डिलीट करने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा माइनर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा -3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करा 4। अब हम साइन चेंज करेंगे, यहां पर इन दोनों का सम जो है वो आ रहा है बच्चों इवन, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है -5। इन दोनों का हमने सम करा, ये ऑड आएगा, इसका साइन चेंज हो गया। इसी तरह से इसका सम करेंगे तो ये भी ऑड आएगा, इसका भी साइन चेंज हो गया, और ये इवन रहेगा, ये इतना ही होगा 4। क्लियर? नाउ एडजॉइंट निकलेगा इनवर्स को निकालने के लिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए, जिसमें हम एलिमेंट को इसी रो वाइज अरेंज करेंगे, -5 -3 3 एंड 4, इसका करा जाएगा ट्रांसपोज, तब हमें मिलेगा एडजॉइंट। तो मैं यहां पर बच्चों ट्रांसपोज कर रहा हूं एडजॉइंट को निकालने के लिए। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1/11 और एडजॉइंट हमारा आया है -5, 3, -3 एंड 4। नाउ फाइनली ध्यान रखें यहां पर जो एक्स मैट्रिक्स होगी ये केवल दो ही वेरिएबल को डिनोट करेगी और जो यहां पर बी मैट्रिक्स होगी इसमें भी दो ही कांस्टेंट आएंगे। इससे पहले 3 थे, 3 और 7। सो हमने सारी वैल्यूज को यहां पे लिख लिया है। अब हम वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि कंसिस्टेंट था, यूनिक सॉल्यूशन था जिसे निकालने का यही फॉर्मूला हुआ करता है। एक्स की जगह आएगा एक्स वाई ए इनवर्स -1/11 -5, 3 एंड बी मैट्रिक्स 3 और 7। तो फिर से आपको एक बार बता दें, -1/11 से मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ये पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रैक्शन आ जाएगा। तो -5 × 3, 7 × 3, ऐसे -3 × 3, यानी सॉल्व करने के बाद ही आएगा -1/11। ये आ गया बच्चों 6 और ये आ गया बच्चों 19। अब फाइनली -1/11 से हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसे -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस का 6/11 और ये आएगा माइनस का 19/11। और इस साइड में जो एलिमेंट थे मैट्रिक्स में ये x और y थे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट x is equal to -6/11 and y is equal to -19/11, which is the solution of this linear equation. सो बच्चों ये हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि 14 क्वेश्चन तक सब ऐसे ही हैं। 15 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें एक बस थोड़ा सी पॉइंट है जो आपको समझना होगा, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद आप क्वेश्चन ये अपने आप पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन 15, यहां पर हमें एक मैट्रिक्स पहले से ही गिवन है। मैं लिख रहा हूं उसे जिससे आपको अच्छी तरह इसका हिंट दे पाऊं। और हमें ए इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, और इस ए इनवर्स का यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है वो इक्वेशन इस तरह से है 2x - 3y and second equation third equation तो बच्चों अगर हम यहां पर ये देखें, जो मैट्रिक्स हमें एक गिवन है, अगर ये मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं होती, हम ए मैट्रिक्स यहां पर इक्वेशन से बनाते तो क्या बनती? 2 - 3 5, 3 2 - 4 एंड सेम बनती। यानी कि अगर हमें ये गिवन नहीं होता तब भी तो हम ऐसे ही करते, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स गिवन है ये मैट्रिक्स यही है जो यहां पर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आएगा, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, आपको इसका इनवर्स निकाल देना है और उसके बाद
सॉल्व करने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b इफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है बच्चों। नाउ 16 क्वेश्चन जो है इसका भी आप हिंट पकड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 16 में कंडीशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ अनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज दिस एंड, ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी है। तो हमें यहां पर निकालना कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो 1 केजी अनियन की कॉस्ट को अगर हम x मान लें, 1 केजी व्हीट की कॉस्ट को अगर हम y मान लें, और 1 केजी राइस की कॉस्ट को अगर हम z मान लें, तो एक इक्वेशन मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं। 4 किलोग्राम ऑफ अनियन का मतलब है 4x, 3 किलोग्राम ऑफ व्हीट के लिए टोटल कॉस्ट होगी 3y, और 2 किलोग्राम ऑफ राइस के लिए जो कॉस्ट है वो 2z होगी, दैट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट 60। ऐसी 3 इक्वेशन बनेंगी, आसानी से सॉल्व होगा। सो ये हमने बच्चों 4.6 कवर कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छी तरह इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, हमारे कोर्स में केवल यूनिक सॉल्यूशन ही है जिसमें निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इनफाइनाइट वाला केस हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आपको दूंगा तो वहां पे मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। तो बच्चों इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट